हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिंग पहाड़ी में। तो हमने हिंदी की सीरीज़ शुरू करी थी यहाँ पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्ज़ाम, जैसे आबकारी हो गया, एसआई हो गया आपका, उनमें तो हिंदी पूछी जानी है। तो यहाँ पर 20 प्रश्नों को ही रखा गया है, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए ज़्यादा प्रश्नों को नहीं। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न ला रहा हूँ ये एसआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर डीपली मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, जैसे एक प्रश्न बना दिया उससे 4 जितने भी ऑप्शन हैं उनको सबको एक्सप्लेन करता हूँ, तो इससे आपको ज़्यादा प्रश्न मिल जाते हैं। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचता है आपको एग्ज़ाम के लिए। तो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। हिंदी 100 नंबर की है तो बहुत अच्छा स्कोर हिंदी में किया जा सकता है अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ ली। तो हिंदी में अगर आप 100 नंबर की हिंदी आनी है तो 80 प्लस स्कोर आपको करना पड़ेगा। तो हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है दोस्तों, तो हिंदी को यहाँ पर समझ लेते हैं अच्छे से। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग विशेष शब्द पर बल देने के लिए होता है? पहला ऑप्शन है अल्प विराम, दूसरा है अर्ध विराम, तीसरा है पूर्ण विराम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग विशेष शब्द पर बल देने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों अल्प विराम। अल्प विराम कॉमा बोलते हैं जिसको, ये होता है अल्प विराम, और ये होता है आपका अर्ध विराम, और ये होता है पूर्ण विराम। तो आपको ये भी अच्छे से ऐसे पूछ लेता है कभी कि ये कौन सा विराम है, तो आपको याद रख लेने हैं। तो उपयोग करके देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसका उपयोग समान शब्दों को अलग करने, वाक्यों को अलग करने के लिए प्रायः किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे वाक्य प्रयोग करके हम लोग नदी, फिर कॉमा आ जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, इसको हटा लेते हैं फिर से। हम लोग नदी, फिर नाले आ जाएगा, फिर झरने आ जाएगा, तो यहाँ पर भी कॉमा लग जाएगा। तो ये समान शब्द हैं दोस्तों, नदी, नाले, झरने, जैसे हम आम बोलचाल में बोलते हैं, तो यहाँ पर कॉमा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये देखो, अब दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे समानार्थी शब्द होते हैं, जैसे नाम हो गए, जैसे सीताराम और लक्ष्मण वन को गए। तो दोस्तों आपको ऐसे आ जाएगा यहाँ पर सीता, राम और लक्ष्मण वन को गए, तो ये भी यहाँ पर अल्प विराम हो जाएगा दोस्तों। अब देख लेते हैं अर्ध विराम को। अर्ध विराम को देख लेते हैं दोस्तों। अर्ध विराम वह होता है दोस्तों जब अल्प विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम रुकना हो, तब अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि समान उपवाक्य में अथवा समान महत्वपूर्ण सहायक उपवाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी भी कार्य, एक वाक्य दे देता हूँ यहाँ पर, जैसे आपको लिख लेना है, जैसे किसी भी कार्य की सफलता परिश्रम पर आश्रित होती है। तो ये अपने आप में पूर्ण वाक्य लग रहा है दोस्तों। तो इसके आगे अगर कुछ जोड़ना है तो अर्ध विराम का प्रयोग होगा, और यह होगा कि यह भी जानते हैं, हम यह भी जानते हैं। तो ये अपने आप में पूर्ण वाक्य हो गया दोस्तों। किसी भी कार्य की सफलता परिश्रम पर आश्रित होती है, तो यह भी जानते हैं, तो यहाँ पर ये अर्ध विराम लग जाएगा। यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ना होता है, वहाँ पर अर्ध विराम आता है दोस्तों। तो अर्ध विराम का चिन्ह हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला पूर्ण विराम। अगला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जो लास्ट में लगता है ये वाला चिन्ह, तो जैसे वाक्य के अंत में लगता है तो इसको पूर्ण विराम कहते हैं। इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो वाक्य शुद्धि से, शब्द शुद्धि से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर पहला ऑप्शन, आपकी महान कृपा होगी, आपकी महती कृपा होगी, आपकी अति कृपा होगी, आपकी बहुत कृपा होगी। तो आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो आपकी महान कृपा, आम बोलचाल में दोस्तों हम बोलते हैं आपकी महान कृपा होगी, जो कि बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है आपकी महती कृपा होगी। किरण हो गया दोस्तों, यहाँ पर कृपा होगा दोस्तों, ये आपकी महती कृपा ही राइट हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे देता एग्जामिनर, वो पहला ऑप्शन डाल देगा कि आपकी महान कृपा होगी, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपने जल्दीबाजी कर दी तो आपको थोड़ा धैर्य रखना है, सोचना है, उसके बाद ही आंसर को कंसीडर करना है। तो दोस्तों आपको इसी टाइप से वहाँ पर प्रश्नों को अटेम्प्ट करना होगा, तो आपकी महती कृपा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब संज्ञाओं से भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं यहाँ पर, भाववाचक संज्ञा की रचना कितने रूप से होती है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है सी है 4 और डी है 5। तो कितने रूप से होती है दोस्तों? ये होती है 5 रूप से। कौन कौन से आपको यहाँ पर बता देते हैं।
पहला होता है जातिवाचक से, दूसरा होता है सर्वनाम से, तीसरा होता है विशेषण से, चौथा होता है क्रिया से और पांचवा होता है क्रिया विशेषण से। तो कितने रूपों से होती है? 5 रूपों से होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार प्रयोग करके, ये शब्द देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सबके। जैसे ईश्वर हो गया, ईश्वर, तो ईश्वर से क्या ईश्वर क्या है? अपने आप में जातिवाचक है। तो ईश्वर से अगर भाववाचक संज्ञा बनेगी तो ये हो जाएगा ईश्वरत्व, ईश्वरत्व। तो ये ऐसा बन जाएगा दोस्तों। अब दूसरा देख लेते हैं, हो जाएगा गुरुत्व, पशु का हो जाएगा पशुता, बाप का हो जाएगा बपौती, नर का नरत्व, नारी का नारित्व, बंधु का बंधुत्व और लड़का का क्या हो जाता है? लड़कपन हो जाता है। क्या जातिवाचक से बन रखा है? भाववाचक। और जैसे सज्जन क्या है? सज्जन जातिवाचक है। जैसे सज्जन, बहुत समाज में बहुत सारे सज्जन लोग होते हैं, कई दुर्जन भी होते हैं। तो सज्जन से क्या बन जाता है? सज्जनता से, सज्जन से बन जाता है जातिवाचक संज्ञा से सज्जनता, भाववाचक संज्ञा हो जाती है। भाववाचक संज्ञा वो होती है दोस्तों जिसको हम महसूस कर सकते हैं, तो वो भाव है, जहाँ पे भाव प्रकट होता है तो उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों अगला देख लेते हैं सर्वनाम। अब सर्वनाम से कैसा बनता है? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अहम क्या होता है? अहम संस्कृत का शब्द है दोस्तों। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों सर्वनाम से कैसे बनती है भाववाचक संज्ञा। जैसे एक शब्द ले लेते हैं यहाँ पर अहम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसको कहते हैं सर्वनाम। तो अहम किसके लिए होता है दोस्तों? ये संस्कृत का शब्द है, अहम खुद के लिए होता है। तो अहम से क्या बन जाएगा दोस्तों? अहंकार। और अहंकार क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो अहंकार बन गया सर्वनाम से। अब एक दो और बता देता हूँ आपको। सर्व से क्या बन जाएगा? सर्वस्व। सर्व से सर्वस्व बन जाएगा। और एक दो आपको नोट कर लेने हैं। मम से ममता हो जाएगा, ममता हो जाएगा, ममता। और पराया से क्या बन जाएगा? पराया क्या है? सर्वनाम है। जैसे पराया स्त्री हो गया, पराया धन हो गया, ऐसे करके। आप से क्या हो जाएगा? आपा। स्व से क्या हो जाएगा? स्वतः। निज से क्या हो जाएगा? निजता हो जाएगा। तो आपको सारे नोट डाउन करने हैं। अगला देख लेते हैं यहाँ पर। अगला किससे बनता है? अगला बनता है दोस्तों विशेषण से। तो विशेषण के भी एक दो उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे अमीर हो गया, अमीर गरीब किस में आते हैं दोस्तों? अमीर गरीब आते हैं आपके विशेषण में। तो अमीर से क्या हो जाएगा? अमीर। अमीर और फकीर से फकीरी। तो आपको प्रताप से प्रतापी, नीच से नीचता, योग से योगी क्या है दोस्तों? योगी, कोई जैसे योग करता है तो उसको योगी बोलते हैं, तो उसकी विशेषता है। तो योगी से क्या बन जाएगा? योगी से विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? योग। तो योग क्या है दोस्तों? योग है भाववाचक संज्ञा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। आपको यहाँ पर भाववाचक संज्ञा और संज्ञा सर्वनाम विशेषण पहचानने बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों योगी से योग बन जाएगा। अब आगे देख लेते हैं संज्ञा बनती है दोस्तों। तो क्रिया का देख लेते हैं। उतरना, उतरना क्या है? क्रिया है। तो उतरना से क्या बन जाएगा? उतरन या उतार। तो उतार बन जाएगा दोस्तों, उतार। जैसे उतार गढ़वाली शब्द है दोस्तों यहाँ पर। उतार और उकाल आपने सुना होगा। तो उतार और उकाल क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। तो उतरना क्या है? क्रिया है। उतार क्या है? उतराई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो क्रिया से भी बनती है। जैसे गिरना, गिरना से क्या बन जाएगा? गिरावट। भिड़ना, भिड़ंत। बोलना, बोल। एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बोलना क्या है? क्रिया है। बोलना क्या है? क्रिया है। और बोल क्या है? बोल क्या है दोस्तों? इसका बोल है भाववाचक संज्ञा। तो बोल भाववाचक संज्ञा हो जाएगी दोस्तों, इंपॉर्टेंट। बोल क्या हो जाएगा? क्रिया नहीं करना है आपको, बोल हो जाएगा। उसने कड़वे बोल बोले। तो दोस्तों ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाव प्रकट करे दोस्तों उसने वहाँ पर। तो आपको अच्छे से पहचानना आना चाहिए। तो दोस्तों क्रिया भी देख लिया। अब देख लेते हैं अगला बनता है दोस्तों अव्ययों से। अव्यय, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से परिवर्तित नहीं होते हैं उनको अव्यय कहते हैं। अव्यय। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर अव्यय से कैसा बनता है दोस्तों? मैल क्या है दोस्तों? तो मैल क्या है? मैल यहाँ पर अव्यय है। और मैल से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी मैला। तो मैला भाववाचक संज्ञा है। मैला कपड़ा, तो मैला आदमी, ऐसा करके यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। दूर से दूरी, एक इंपॉर्टेंट है दूर। दूर क्या है दोस्तों? अव्यय है। और दूर से क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा दूरी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दोस्तों। और अगली वीडियो आएगी जब उनमें चर्चा करेंगे दोस्तों। यहाँ पर ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, अभी और प्रश्न भी हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगले चौथा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग का उदाहरण है?
है चावल, दूसरा है बाजरा, तीसरा है चना, चौथा है अरहर। तो देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, जो अनाजों के जो मुख्यतः अनाज होते हैं दोस्तों वो पुलिंग के अंतर्गत आते हैं, पर कुछ अपवाद हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो दोस्तों अरहर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अरहर क्या है दोस्तों? अरहर स्त्रीलिंग का उदाहरण है। और एक दो और बता देता हूँ अपवाद, एक मक्का हो गया और एक सरसों हो गया। सरसों, सरसों क्या है दोस्तों? ये है स्त्रीलिंग। और मक्का भी क्या है? स्त्रीलिंग। और अरहर तो है ही। तो दोस्तों कुछ अपवाद हैं जो एग्जामिनर ज़्यादातर उठाता है वहाँ से प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको ये अपवाद भी याद कर लेने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरहर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो वचन से भी प्रश्न बनते हैं। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में होते हैं तीन, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हिंदी में कितने होते हैं? दो, एक वचन और बहुवचन। यहाँ से प्रश्न बनते हैं हमेशा। पहला है यहाँ पर जनता, दूसरा है वर्षा, तीसरा है भीड़, चौथा है दर्शन। तो यहाँ पर बहुवचन पहचानना है आपको। तो जनता क्या हो जाएगा? जनता तो एक वचन हो जाएगा, जनता आ रही है। वर्षा हो रही है, तो ये क्या है? आप पता ही लग रहा है बोलने से ही कि एक वचन है। भीड़ हो गई, भीड़ आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। दर्शन हो गए, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। दर्शन, दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए, हनुमान जी के दर्शन हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा दोस्तों, दर्शन। और एक दो मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर एक्स्ट्रा, जैसे लोग हो गया, दर्शन हो गया, प्रजा हो गया, रोम, प्राण हो गया, बाल हो गया, होश हो गया, आंसू हो गया, हस्ताक्षर हो गया। जैसे हस्ताक्षर किए, आंसू आ गए, आंखों से आंसू आ गए, तो ये बहुवचन में प्रयुक्त हो रहा है दोस्तों। आंसू आ गया ऐसा नहीं होता है दोस्तों। होश उड़ गए, होश उड़ गया ऐसे नहीं होता है दोस्तों। होश उड़ गए, बाल उग गए, तो ऐसा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। प्राण उड़ गए, तो ये किस में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों? ये होते हैं बहुवचन में। और वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं एक वचन के। तो एक वचन के जैसे जनता आ रही है, वर्षा हो रही है, पानी गिर रहा है, तो ये किस में है? एक वचन में। दूध उबल गया, आग बुझ गई, तो दोस्तों पुलिस आ गई, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक वचन। भीड़ आ गई, ये भी एक वचन में हो जाएगा। तो ये सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। जैसे जनता ने आंदोलन छेड़ दिया, कल बहुत वर्षा हुई थी, मुझे ठंडा पानी चाहिए, उसे गर्म दूध दो, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये एक वचन में हो जाएगा। तो एक वचन बहुवचन आपको पहचानने आने चाहिए दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है यहाँ पर छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सा करण कारक का उदाहरण है? तो करण कारक का उदाहरण पहचान लेते हैं यहाँ पर। यह घर से कई बार भाग चुका है, यह पुस्तक किसकी है, हम दही के साथ रोटी खाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक आयोग ने सिलेबस में दिए हैं वहाँ से दो दो तीन तीन प्रश्न उठा रखे हैं मैंने। हर वीडियो में ऐसे ही करूँगा दोस्तों। तो आपको सपोर्ट बना के चलना है, शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, तभी वीडियो बनाने का जोश आएगा। आगे मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा आपको। तो दोस्तों देख लेते हैं। और पहला ऑप्शन, यह घर से कई बार भाग चुका है, यह पुस्तक किसकी है, हम दही के साथ रोटी खाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो पहला ऑप्शन है, यह घर से कई बार भाग चुका है, तो भाग चुका है मतलब पृथक हो चुका है। जैसे आपने उदाहरण पढ़ा होगा कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो पृथक हो रही है दोस्तों हिमालय से गंगा, तो यहाँ पर अपादान का उदाहरण हो जाएगा, अपादान। तो पहला वाला ऑप्शन अपादान। यह पुस्तक किसकी है, तो काके की, रारेरी, जो विराम, जो इसके विभक्ति चिन्ह है कारक के, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? यह पुस्तक किसकी है, तो ये हो जाएगा संबंध का। जो संबंध कारक है ये इसका उदाहरण हो जाएगा। यह पुस्तक किसकी है, हम दही के साथ रोटी खाते हैं, तो यहाँ पर साधन का प्रयोग हो रहा है। जहाँ पर साधन का प्रयोग होगा दोस्तों, राम ने रावण को तीर से मारा, तो किससे मारा? तीर से मारा। हम दही के साथ रोटी खाते हैं, किसके साथ खाते हैं? दही के साथ खाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा दोस्तों। और डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको कारक पहचाने अच्छे से आने चाहिए दोस्तों। तो आपको हर एक टॉपिक पे अपनी कमांड बना के चलना हो। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, माला मोहिनी से सुंदर है में विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो ये विशेषण से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, माला मोहिनी से सुंदर है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, तो तीनों विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है दोस्तों? तो ये होती है 3। मूलावस्था में देख लेते हैं दोस्तों, अगर ऐसा आ जाएगा कि मोहिनी सुंदर है, तो ये कौन सी है? इसकी मूल अवस्था है। अगर ऐसा आ जाएगा कि माला सुंदर है, तो ये मूल अवस्था हो गई। उत्तरावस्था देख लेते हैं, जो कि इसका उदाहरण भी है, तो बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो माला मोहिनी से सुंदर है, तो मतलब कि जहाँ पर
तुलना की जाएगी वहाँ पर उत्तरावस्था हो जाएगी। माला मोहिनी से सुंदर है तो यहाँ पर उत्तरावस्था हो जाएगी। और यहाँ पर उत्तमावस्था देख लेते हैं। उत्तमावस्था में माला मोहिनी से सुंदर है तो उत्तरावस्था हो गई। माला सबसे सुंदर है, जहाँ पर सबसे सुंदर मतलब सर्वोपरि का वो उदाहरण आ जाएगा तो वहाँ पे उत्तमावस्था हो जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो बी था, पर यहाँ पर हमने तीनों को अच्छे से समझ लिया है। तो दोस्तों विशेषण की 3 अवस्था हो गई, तीनों अवस्थाएं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न दोस्तों, आठवां प्रश्न यहाँ पर काल से लिया गया है। तो 10 से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आसन्न भूत का उदाहरण पहचाने। उसने लड़ाई की, वर्षा हुई, लड़के आ रहे थे, लड़के आए होंगे। तो दोस्तों आपको इसको पहचानना है, उदाहरण कौन सा है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, उसने लड़ाई की, तो आसन्न भूत हो गया दोस्तों। तो कैसे हुआ ये, इसको पहचानते हैं। यहाँ पर इससे पहचाना जाता है कि जब भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ हो, जैसे भूतकाल से शुरू हो गया और अभी अभी समाप्त हो रहा हो थोड़ी देर पहले, तो वहाँ पर आसन्न भूत आ जाता है दोस्तों। उसने लड़ाई की मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही लड़ाई की उसने, तो जैसे हम बोलते हैं उसने अभी लड़ाई की, तो दोस्तों ये आसन्न भूत में आ जाएगा। वर्षा हुई, वर्षा हुई को भी देख लेते हैं। वर्षा हुई या वर्षा गिरी या ओले पड़े, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सामान्य भूत हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे ये सब किस में आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे सामान्य भूत में। और आसन्न भूत हमने देख लिया है। यहाँ पे आसन्न भूत के 1-2 उदाहरण और भी देख लेते हैं। जैसे अब देख लेते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन लड़के आ रहे थे, तो इसको भी समझ लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों लड़के आ रहे थे, तो इसमें कौन सा होगा, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों थे, जहाँ पर था, थे, थी लग गया, वहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्ण भूत। तो ये तो आसान हो जाएगा पहचानने के लिए। तो दोस्तों ये हो जाएगा पूर्ण भूत। लड़के आए होंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों संदिग्ध भूत। आए होंगे मतलब कि पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि आए होंगे कि नहीं आए होंगे, तो यहाँ पर संदिग्ध हो जाएगा दोस्तों। लड़के आए होंगे तो संदिग्ध भूत का उदाहरण है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को कर्मवाच्य में बदलें। और वाच्य से भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों। कितने वाच्य होते हैं हिंदी में, 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर मैंने वाच्य से भी प्रश्न बना दिया है। मैं यह वजन नहीं उठा पाऊंगा, मुझसे यह वजन नहीं उठाया जाता, मुझसे यह वजन नहीं उठाया जाएगा, मुझसे यह वजन नहीं उठा जाएगा। और डी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों। तो आपको कर्मवाच्य को पहचानना है। तो दोस्तों पहचान लेते हैं यहाँ पर कर्मवाच्य का उदाहरण। मैं यह वजन नहीं उठा पाऊंगा, तो मैं यह वजन नहीं उठा पाऊंगा, ये तो कर्तवाच्य हो जाएगा दोस्तों। कर्तवाच्य कैसे होगा, जहाँ पर मैं खुद के लिए आ जाएगा दोस्तों, वहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा कर्तृवाच्य हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं आए, मैं यह वजन नहीं उठा पाऊंगा, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा कर्तवाचक। मुझसे यह वजन नहीं उठाया जाता, तो भाव प्रकट हो रहा है दोस्तों। जहाँ पर भाव प्रकट होगा तो खुद ही पता चल रहा है कि मुझसे यह वजन नहीं उठाया जाता, मुझसे गाना नहीं गाया जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाववाचक। और मुझसे यह वजन नहीं उठाया जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका कर्मवाच्य। तो यहाँ पर से, जहाँ पे ने, से विभक्तियाँ कोई भी आ जाएगी के द्वारा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्मवाच्य हो जाएगा सीधा सीधा। कन्वर्ट करने के लिए भी आ जाएगा कभी कभी कि मैं यह वजन नहीं उठा पाऊंगा, इसका भाववाच्य क्या, कर्मवाच्य, इसको भाववाच्य में बदलें या कर्मवाच्य में बदलें, तो आपको ऐसे बदलना आना चाहिए दोस्तों। तो ऐसे ही प्रश्न डिजाइन किए गए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता से कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थायीकरण, स्थानांतरण, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति, अस्वीकृति आदि के विषय में आंतरिक प्रशासन संबंधी आदेश प्रसारित किए जाते हैं। तो किसमें प्रसारित किए जाते हैं दोस्तों, ऑप्शन है यहाँ पर शासनादेश, दूसरा है परिपत्र, तीसरा है कार्यालय आदेश और चौथा है कार्यालयीय ज्ञापन। तो यहाँ पर टाइप हो गया दोस्तों, ये कार्यालय होगा, कार्यालय ज्ञापन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यालयीय आदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यालय आदेश। और शासनादेश को समझ लेते हैं। शासनादेश क्या होते हैं दोस्तों, जिनके माध्यम से सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को अधीनस्थ विभागों को संप्रेषित किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, शासनादेश कहते हैं। तो दोस्तों ये डिफरेंस हो जाएगा इसमें कार्यालय आदेश और शासनादेश में। अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर परिपत्र को। परिपत्र क्या चीज़ है, जिस पत्र के माध्यम से जब कोई एक सूचना, निर्देश या अनुदेश एक साथ ही अनेक मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों तक भेजी जाती है, तो उसे परिपत्र कहते हैं दोस्तों। सर्कुलेट लेटर, तो वो भी परिपत्र को कहते हैं। इसको गस्ती पत्र भी कहते हैं दोस्तों। जिनको यह पत्र भेजा जाता है उनके पद, थोड़ी प्रारूप भी बता देता हूँ दोस्तों आपको, यहाँ पर कभी कभी प्रारूप भी पूछ लिया जाता है। तो जिनको यह पत्र भेजा जाता है उनके पद का नाम, पता अंत में बाईं ओर दिया जाता है। तो पद का नाम, पता अंत में बाईं ओर, यहाँ पर जैसे ये पत्र हो गया दोस्तों, तो ये प्रारूप हो गया।
जैसे ऊपर पृष्ठ संख्या हो जाएगा, दिनांक हो जाएगा। तो यहाँ पर अंत में बाईं ओर क्या हो जाएगा दोस्तों, नाम पता अंत में बाईं ओर, नाम और पता अंत में बाईं ओर हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा इसका प्रारूप परिपत्र का। तो दोस्तों इसको भी अच्छे से हमने देख लिया है यहाँ पर। अब देख लेते हैं कार्यालयीय ज्ञापन। कार्यालयीय ज्ञापन क्या चीज़ है। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान करने हेतु किया जाता है। तो विभिन्न मंत्रालय हो गए जैसे दोस्तों, और विभिन्न कार्यालय हो गए, आपस में सूचनाएं इधर उधर पहुंचाना, तो इसको क्या कहते हैं, कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। कार्यालय ज्ञापन किस शैली में लिखा जाता है दोस्तों, अगर ऐसा आ जाएगा प्रश्न कि कार्यालय ज्ञापन किस शैली में लिखा जाता है, तो यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। तो ये शैलियाँ में पूछ लेता है कभी कभी, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है कार्यालय ज्ञापन। और ज्ञापन पाने वाले मंत्रालय का नाम अंत में बाईं ओर लिखते हैं। तो ज्ञापन का प्रारूप ये हो गया। पाने वाला कौन होता है दोस्तों, वो होता है प्रेषिती। प्रेषिती कौन होता है, पाने वाला, और प्रेषक भेजने वाला। प्रेषक होता है दोस्तों भेजने वाला। तो यहाँ पर प्रारूप बना लेते हैं थोड़ा कार्यालय ज्ञापन का। तो अंत में बाईं ओर लिखते हैं ज्ञापन पाने वाले मंत्रालय। जैसे यहाँ पे मंत्रालय, ऐसा ही पूछा जाएगा दोस्तों, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा इससे। तो मंत्रालय, ज्ञापन पाने वाले मंत्रालय का अंत में बाईं ओर यहाँ पर लिखा जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा इसका प्रारूप। 11वां प्रश्न है, परिपत्र के विषय में गलत कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन है ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम पद पता नहीं दिया जाता है। दूसरा है यहाँ पर जिनको यह पत्र भेजा जाता है उनके पद का नाम पता अंत में बाईं ओर दिया जाता है। और अगला ऑप्शन है यहाँ पर जिनको यह पत्र भेजा जाता है उनके पद का नाम पता अंत में बाईं ओर दिया जाता है। कई बार ज्ञापन कार्यालय ज्ञापन परिपत्र का रूप ले लेते हैं, इसे अन्य पुरुष शैली में नहीं लिखा जाता है। तो दोस्तों ये डी ऑप्शन है जो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसे अन्य पुरुष शैली में ही लिखा जाता है दोस्तों जो परिपत्र होता है। बाकी ऑप्शन आपको अच्छे से देख लेने हैं दोस्तों। जो ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम पद तथा पता नहीं दिया जाता है, तो परिपत्र में नहीं दिया जाता है दोस्तों। जो इसका प्रारूप होता है उसमें ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम और पद का नाम नहीं दिया जाता है दोस्तों। जैसे कि जो और गवर्नमेंट लेटर होते हैं उनमें अगला है यहाँ पर बी ऑप्शन, जिनको यह पत्र भेजा जाता है उनके पद का नाम पता अंत में बाईं ओर दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें प्रेषक का नाम नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ जो प्रेषिती होता है उसका नाम और पता अंत में बाईं ओर दिया जाता है, न कि प्रेषक का नाम। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ज्ञापन कार्यालय ज्ञापन परिपत्र का रूप ले लेते हैं, ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। इसे अन्य पुरुष शैली में नहीं लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है दोस्तों, अन्य पुरुष शैली में ही इसको लिखा जाता है। जो अनौपचारिक पत्र होते हैं दोस्तों, अनौपचारिक पत्र होते हैं उनको कौन सी शैली में लिखा जाता है, उनको लिखा जाता है उत्तम पुरुष शैली में। और जो सरकारी पत्र होते हैं औपचारिक पत्र, उनको अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला और 12वां प्रश्न है, प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा। तो विलोम शब्दों से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पर्यायवाची से बनते हैं, तत्सम तद्भव से बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर विलोम से भी प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है संवृत्ति, दूसरा है निवृत्ति, तीसरा है वृत्ति, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रवृत्ति का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, वहाँ पे ऑप्शन में समृद्धि भी रहेगा। तो दोस्तों पहला ही ऑप्शन रहेगा वहाँ पे समृद्धि। तो आपको समृद्धि बिल्कुल नहीं मानना है दोस्तों, ये कंफ्यूज करने के लिए होता है। आपको 4 ऑप्शन ढंग से पढ़ने हैं, उसके बाद ये आंसर को कंसीडर करना है। तो दोस्तों प्रवृत्ति का क्या हो जाएगा, प्रवृत्ति का हो जाएगा निवृत्ति। तो दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है विलोम शब्द। अगला देख लेते हैं, ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होगा। तो ग्रामीण क्या है, पहले तो आपको ये पहचान आना चाहिए। तो ग्रामीण क्या है दोस्तों, विशेषण है। तो ये किससे बना हुआ है, संज्ञा से बना हुआ है। तो संज्ञा से जो विशेषण बना हुआ है ग्रामीण है। तो संज्ञा इसमें कौन सी है, संज्ञा पहचाननी है आपको, ग्रामीण, ग्राम, ग्रामी और ग्राम्य। तो इसका हो जाएगा ग्राम। तो ग्राम से क्या बना हुआ है दोस्तों, विशेषण, ग्राम से ग्रामीण बना हुआ है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 14वां प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो लिंग से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। और कितने लिंग होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं हिंदी में। पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया और उभयलिंग हो गया, उभयलिंग। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर पुल्लिंग में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। पहला ऑप्शन है गीदड़, दूसरा है दीमक, तीसरा है मकड़ी और चौथा है कोयल। तो इसमें पुल्लिंग में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है दोस्तों, तो ये हुआ है गीदड़। अगर हम गीदड़ को स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो ये गीदड़ ही आएगा दोस्तों। तो इसमें आगे से मादा और नर गीदड़ लगाएंगे, मादा गीदड़ और नर गीदड़। तो ये ऐसे प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। और दीमक, दीमक क्या है दोस्तों, दीमक स्त्रीलिंग है और मकड़ी भी स्त्रीलिंग है और कोयल भी स्त्रीलिंग है।
तो कोयल में अगर पुल्लिंग बनाना होगा तो नर कोयल बोलेंगे, और स्त्रीलिंग में कोयल आएगा तो मादा कोयल आएगा। तो दोस्तों ये परिवर्तित नहीं होते हैं, ये ज्यों के त्यों रहते हैं दोस्तों। तो ये सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं और कुछ सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पर बनते हैं। तो दोस्तों 17वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। 17वां प्रश्न है निपात से। तो अवधारणा बोधक निपात पहचाने। तो निपात कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? ये होते हैं 9 टाइप के। तो यहाँ पर देख लेते हैं अवधारणा बोधक निपात कौन सा है। पहला है सा, दूसरा है ठीक, तीसरा है सिर्फ, चौथा है हाँ जी। तो निपात किसे कहते हैं? किसी वाक्य पर बल देने के लिए। जैसे एक वाक्य देख लेते हैं दोस्तों, मैं तो उसका नाम भर ही नहीं जानती हूँ। तो अगर भर नहीं भी लगेगा दोस्तों तो ये चल जाता है। राधिका ने तो फ़ोन तक नहीं किया। तो दोस्तों यहाँ पर तो है जो वो क्या है? निपात है, और ही क्या है? निपात है। तो ये बल देने के लिए ही होते हैं दोस्तों, मतलब किसी वाक्य में बल देने के लिए, मतलब कि ज़बरदस्ती वाला सीन हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों इसको निपात कहते हैं। मनोज भी साथ चलेगा, अगर ऐसा भी आ जाएगा दोस्तों, मनोज साथ चलेगा तब भी चल रहा है। अगर मनोज भी साथ चलेगा तो ये क्या हो गया दोस्तों? निपात हो गया दोस्तों यहाँ पर। और कितने होते हैं? 9। अवधारणा बोधक निपात पहचाने। सा, ठीक, सिर्फ, हाँ जी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ये अवधारणा बोधक हो जाएगा ठीक। तो ठीक क्या है? अवधारणा बोधक निपात। और देख लेते हैं पहला ऑप्शन सा। तो सा क्या है? तुलना बोधक। तो ये पता लग रहा है, तो तुलना बोधक हो जाएगा। सिर्फ क्या हो जाएगा? बलदायक हो जाएगा। सिर्फ, तो, ही, भी, तो ये क्या हो जाएगा? बलदायक हो जाएगा। और हाँ जी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्वीकार्य बोधक। तो दोस्तों निपात भी हो गया यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जिसके सिर पर चंद्रमा है वाक्यांश के लिए निम्न में से कौन सा सही शब्द है? तो दोस्तों देख लेते हैं 18वां प्रश्न। पहला ऑप्शन है चक्रपाणी, दूसरा है चक्रधर, तीसरा है चक्रवृद्धि ब्याज, चौथा है चंद्रचूड़। तो जिसके सर पर चंद्रमा है उसको, तो किसके सिर पर है दोस्तों चंद्रमा? तो ये शिव जी के हो जाएगा। और शिव जी का पर्यायवाची पहचानना है हमको यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? चंद्रचूड़। चूड़ किसको बोलते हैं दोस्तों? सिर को बोलते हैं। चंद्र जिसने सिर पर धारण कर रखा है तो ये शिव जी हो जाएंगे चंद्रचूड़। तो चक्रवृद्धि तो ब्याज होता है दोस्तों, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और चक्रधर किसको कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं विष्णु भगवान को। जिन्होंने चक्र को अपनी उंगली पर धरा हुआ है उनको क्या कहते हैं? चक्रधर। और चक्रपाणी, पाणी किसका पर्याय है दोस्तों? तो पाणी है पानी, पानी का नहीं होगा जाएगा दोस्तों। आपको पानी से रिलेट नहीं करना है। पाणी किसका हो जाएगा? हाथ का हो जाएगा दोस्तों। हाथ का पर्याय हो जाएगा पाणी। अनेकार्थी है दोस्तों। और चक्रपाणी किसके हाथ में है दोस्तों? चक्र, तो ये विष्णु भगवान के, तो विष्णु भगवान के हाथ में हो जाएगा। तो चक्रपाणी किसका है? चक्रपाणी भी विष्णु भगवान का है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चंद्रचूड़। अगला देख लेते हैं यहाँ पर 19वां प्रश्न। तो हरावल शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो आपको सही वाक्यांश को पहचानने हैं। हरावल अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द, जैसे अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द से भी प्रश्न बनते हैं। तो सेना का मध्य भाग, सेना का आगे वह भाग जो सबसे आगे रहता है, सेना का अंतिम भाग और दुश्मनों की सीमा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको पहचानना है हरावल किसको कहते हैं दोस्तों। तो बड़ा ऑप्शन आपने सोच ही लिया होगा। तो दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेना का आगे का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको क्या कहते हैं? हरावल कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला और अंतिम प्रश्न है यहाँ पर, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुहावरे से क्वेश्चन बन गया है दोस्तों 20वां यहाँ पर। तो अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? रूठना, जंगल में मतलब रोना। रोदन का मतलब रोना ही होता है दोस्तों। तो रूठना, जंगल में रोना, या व्यर्थ प्रयास, जंगल में खो जाना। तो ये रखो नहीं हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा खो जाना। और ये हो जाएगा जंगल में रोना। तो दोस्तों आपको इसको पहचानना है कि अरण्य रोदन किसे कहते हैं। तो इसको कहते हैं दोस्तों व्यर्थ प्रयास। तो अरण्य रोदन, अगर आप जंगल में रो रहे हो कहीं पर किसी की याद में, तो गांव में कई लोग रोते होंगे किसी की याद में जंगल में जाके, तो उसको अरण्य रोदन, अगर वहाँ रो रहे हो आप जंगल में, तो कौन देखेगा दोस्तों वहाँ पर? वो तो व्यर्थ में ही जाएगा रोना, क्योंकि वहाँ पर कोई आपको मनाने नहीं आएगा कि आप क्यों रो रहे हो। तो दोस्तों व्यर्थ प्रयास हो जाएगा अरण्य रोदन का। और रूठना तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा दोस्तों। अगर कोई रूठ जाता है तो उसको मनाने के लिए तुरंत आ जाते हैं। तो रूठना, ऐसी जगह पे तो आप रूठेंगे नहीं जहाँ पर एकांत की जगह हो। जब आप आसपास होंगे किसी के तभी रूठेंगे दोस्तों आप। और भी नहीं होगा इसका दोस्तों, हो जाएगा व्यर्थ प्रयास। अगर आप जंगल में रो रहे हो किसी की याद में तो कई लोग रोते भी होंगे। तो दोस्तों इसका व्यर्थ प्रयास हो जाएगा दोस्तों। आपको जंगल में नहीं रोना है, बिल्कुल भी नहीं। तो अरण्य रोदन हो जाएगा दोस्तों।
तो जंगल में खो जाना ये भी नहीं होगा। आप जंगल में खो गए किसी की याद में तो आपको बाघ पकड़ के ले जाएगा दोस्तों वहाँ से, तो आपको जंगल में खोना भी नहीं है, पढ़ना है एकदम। एग्ज़ाम जब भी होगा आपको अपनी तैयारी बरकरार रखनी है, तैयारी को एकदम जोरों पर रखें। 2015 में आई थी दोस्तों लास्ट टाइम एसआई की भर्ती, और 2024 लग गया है दोस्तों। तो कितने साल हो गए हैं दोस्तों, 9-10 साल हो गए हैं। इतने लंबे टाइम के बाद एसआई की भर्ती आ रही है, तो आपको बिल्कुल भी मौका नहीं गंवाना है। जितने भी मैं यहाँ पर हिंदी के प्रश्न ला रहा हूँ, जीएस के प्रश्न ला रहा हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। इनको निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेंगे दोस्तों एग्ज़ाम में। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।